दोस्तों 12 अप्रैल 1961 वो दिन था जब कोई इंसान पहली बार स्पेस में एंटर हुआ था। सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन ने इस दिन वॉस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1976 को नासा का वाइकिंग 1 मार्स की सरफेस पर लैंड करने वाला पहला लैंडर बना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम के हीलियोपॉज को पार करके अंतरिक्ष की गहराइयों में दस्तक देने को तैयार है। इंसान सूरज से आती गर्मी, नदियों में बहते पानी और तेज चलती हवाएं तक से एनर्जी को बनाना सीख चुका है। अपने इतिहास में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के शिखर पर पहुंच चुके हैं, पर इस सब के बावजूद यूनिवर्स की स्केल पर एक सिविलाइजेशन के रूप में हम अभी भी काफी पीछे हैं। साल 1964 में सोवियत एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने यूनिवर्स में सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मेजर करने का एक मेथड दिया था, जिसे द कार्डाशेव स्केल कहते हैं। ये स्केल सिविलाइजेशन को उनके एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर रैंक करती है। मतलब जो सिविलाइजेशन ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है वो इस स्केल पर ऊपर होंगी। अब साल 1970 में हमारा एनर्जी कंजम्पशन करीब 10 टेरावाट था और हमें कार्डाशेव स्केल पर 0.7 की पोजीशन दी गई थी। आज के समय में ये कंजम्पशन करीब 19 टेरावाट्स पर पहुंच चुका है और हमारी पोजीशन 0.73 मानी जाती है। मतलब कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं आते। अब फेमस अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू मानते हैं कि हम इंसान अगले 100 से 200 सालों में एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने प्लैनेट की पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। वहीं एक टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने पूरे सोलर सिस्टम की और टाइप 3 सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। अब दोस्तों देखो, आज का टॉपिक तो ये है कि हम इंसान टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाने पर कैसे होंगे, मतलब हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। पर एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने से पहले हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने का सफर तय करना होगा, राइट। आज से करीब 100 से 200 साल बाद जब हम एक टाइप 1 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे तब हमारा अपने प्लैनेट की सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी पर पूरा कंट्रोल होगा। मतलब जहां से एनर्जी हम निकाल सकते हैं हम वहां से एनर्जी को निकाल पाएंगे। हम सूरज से आती लिटरली पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर सकेंगे जो कि अर्थ पर गिरती है और हमें फॉसिल फ्यूल्स की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। हम अपने हिसाब से हवाओं का रुख पलट सकेंगे और नदियां भी उसी तरफ बहेंगी जहां हम चाहेंगे। कहां गर्मी होगी और कहां बर्फ गिरेगी, बारिश और बादल, इन सब पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा। यहाँ तक कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी भी हमारी परमिशन के बिना नहीं आएंगे। अब उस समय तक शायद हम पानी में तैरते शहर बना चुके होंगे और हमारी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होंगी कि आसमान का कद भी छोटा पड़ जाएगा। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना एडवांस हो चुका होगा कि एक शहर से दूसरे शहर का सफर कुछ मिनट्स का ही होगा। पृथ्वी के चारों ओर अनगिनत संख्या में सैटेलाइट्स घूमेंगी और हमारी कनेक्टिविटी अपनी हाईएस्ट लिमिट तक पहुंच चुकी होंगी। पर टाइप 1 सिविलाइजेशन पर हमारा सफर नहीं रुकने वाला। पृथ्वी पर कंट्रोल हासिल करने के बाद हमारा अगला टारगेट होगा हमारा सूरज और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारा सूरज करीब 38,000 सेप्टिलियन वॉट एनर्जी को हर एक सेकंड में एमिट करता है और एक टाइप 2 सिविलाइजेशन का लक्ष्य इसी पूरी एनर्जी को अपने काबू में रखना होगा। पर सवाल आता है कि आखिर ये कैसे होगा। अब देखो, आज हम इंसानों को इसका अंदाजा होता तो हम ऑलरेडी एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुके होते, पर आज हम एज्यूम करते हैं कि डायसन स्फीयर की मदद से हम ऐसा कर सकेंगे। अब दोस्तों, डायसन स्फीयर के बारे में मैं पहले ही कई सारे वीडियोस ला चुका हूं, सो अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना। अब ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो सूरज को चारों ओर से घेर सकता है और उससे पूरी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब उस समय तक देखा जाए तो हम पृथ्वी ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के लगभग हर प्लैनेट, मून और एस्ट्रॉइड तक अपनी पहुंच बना चुके होंगे और कई जगहों पर भी रह रहे होंगे। यहाँ तक कि डायसन स्फीयर पर भी इंसान रह पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, जिस जगह पर इतनी एनर्जी बन रही होगी जो पूरे सोलर सिस्टम को लाइट दे सकती है, उसके इतने करीब कोई कैसे रह सकता है। वेल, उस समय तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि हम इतने हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी को कंट्रोल करने के काबिल होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने सी फेसिंग हाउस के बारे में तो जरूर सुना होगा। डायसन स्फीयर पर आपको सन फेसिंग हाउस
हाउस देखने को मिलेगा। जरा सोच के देखिए कितनी क्लोज से आपको सूरज कैसा दिखाई देगा। प्लाज्मा से बना ये गोला आपको हैरान कर देने वाला है, पर सूरज को इतनी पास से देखने पर भी हमारी आंखों पर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि उस समय तक हम इस रेडिएशन को कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी जान लेनी चाहिए। एक डायसन स्फीयर ना सिर्फ सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बल्कि उसके लाइफ टाइम को भी इंक्रीज कर देगा। जी हाँ, इससे सन की रेडिएशन और उसके अंदर चल रहा न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल में रहेगा, जिससे ना सिर्फ सूरज की लाइफ टाइम इंक्रीज होगी बल्कि सोलर सिस्टम भी सुरक्षित रह पाएगा। मतलब हमारे पास सूरज की पूरी एनर्जी भी होगी और उन्हें खर्च करने के लिए इनफ टाइम पीरियड भी होगा। अब आज हम इंसान अपने सोलर सिस्टम में हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स की खोज करते हैं, लेकिन हर प्लैनेट और हर मून के साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिनके कारण वहां पर रह पाना पॉसिबल नहीं है। अब जैसा मार्स के एटमॉस्फेयर में ही देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जुपिटर और सैटर्न के मून्स पर मीथेन की नदियां बहती है और काफी लो टेम्परेचर भी है, और वीनस कुछ ज्यादा ही गर्म है भाई। पर जब हमारे पास इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, तो हम हर एक प्लैनेट को टेराफॉर्म कर सकेंगे और उसकी कंडीशन को पृथ्वी जैसी बना सकेंगे। हम किसी भी प्लैनेट पर ह्यूमन कॉलोनीज बना पाएंगे, और जिन भी मून्स पर आइसी ओशियंस मिले हैं उन्हें पिघलाकर हम अंडर वाटर सिटीज बसा पाएंगे। हमारी स्पेसशिप्स बहुत ज्यादा एडवांस और फास्ट हो चुकी होंगी और हम सोलर सिस्टम की एक जगह से दूसरी जगह तक इनक्रेडिबल फास्ट स्पीड से पहुंच जाएंगे। नाउ दोस्तों, अब अगर हम बात पृथ्वी की करें तो यहाँ हम आसमान छूती बिल्डिंग्स बना चुके होंगे जो कई किलोमीटर्स लंबी होगी। ये बिल्डिंग्स इतनी बड़ी होंगी कि पूरे शहर की पॉपुलेशन ऐसी कुछ ही बिल्डिंग्स में रह सकेंगी। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना फास्ट हो चुका होगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारा सारा काम रोबोट्स करेंगे और हमें लिटरली कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, इससे हमारे हाथ और पैर काफी कमजोर होते जाएंगे, जबकि मेंटल वर्क करने के कारण हमारे ब्रेन का साइज काफी बढ़ जाएगा। मतलब हम कुछ वैसा ही नजर आएंगे जैसे कि आज हम एलियंस को अज्यूम करते हैं। हमारी बॉडी में कई आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी होंगे जो हमें तेज चलने, भारी वजन उठाने और हवा में उड़ने जैसी एबिलिटीज देंगे। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका होगा कि हम ह्यूमंस बॉडी की हर एक सेल को मॉडिफाई करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। आज कैंसर और डायबिटीज जैसी जिन डिजीज का कोई भी इलाज नहीं है, वो इंसानों के लिए सर्दी के जुकाम जैसा होगा और उन्हें आसानी से क्योर किया जा सकेगा। वायरसेस और बैक्टीरिया का स्प्रेड हमारे कंट्रोल में होगा, जिससे कोरोना जैसे पैंडेमिक्स नहीं फैल पाएंगे एंड अल्टीमेटली इंसानों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी बढ़ जाएगी। अब हो सकता है कि यहाँ पर हम इमोर्टैलिटी यानी कि अमरत्व को भी हासिल कर ले और एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर ले। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी खतरा नहीं होगा जो हमारी जान ले सके, और स्पेस सोलर सिस्टम में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमें नुकसान पहुंचा पाए, केवल दूसरे बुरे इंसानों को छोड़कर। आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स की प्रजाति एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से खत्म हो गई थी, पर एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए एस्ट्रॉइड कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। हम पृथ्वी की ओर आते किसी भी एस्ट्रॉइड को आराम से चुटकियों में खत्म कर पाएंगे, और यहाँ तक कि पृथ्वी को मूव करके दूसरी जगह पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमें खत्म करने वाला खतरा इतना बड़ा होना चाहिए जो एक बार में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ही बर्बाद कर सके, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ्स को कोई खतरा नहीं होगा। ऐसे कई खतरे होंगे जो आउटर स्पेस से आकर हमारा खेल खत्म कर सकते हैं, जैसे कि कोई रोग ब्लैक होल जो सोलर सिस्टम के अंदर आकर यहाँ के सारे मैटर को कंज्यूम कर ले, या फिर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो हमें रास्ते से हटाने के लिए हमें खत्म कर दे। अब चाहे हम कितने ही एडवांस हो जाए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हमेशा हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है, क्योंकि वॉर सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता है। अब जैसे जैसे हम इंसान अलग अलग प्लैनेट्स और मून्स पर इंसानी बस्तियों को बसाएंगे, उनका मैनेजमेंट करने के लिए वहां आज की तरह गवर्नमेंट्स भी होंगी। और देखो, साफ सीधे तौर पर गवर्नमेंट्स का मतलब होता है पॉलिटिकल ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट्स। खैर, पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। तो दोस्तों, हर सिविलाइजेशन हमेशा ही प्रोग्रेस की तरफ ही देखती है, और सोलर सिस्टम को कॉन्कर करने के बाद हमारा अगला टारगेट मिल्की वे के दूसरे स्टार्स होंगे। अब सबसे पहले तो हम अपने सबसे करीब वाले स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर कब्जा करेंगे और फिर पूरे स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी पर। स्टार्स पर कब्जा करने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और ये रास्ता होगा हमारे टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने का। पर दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले टाइप 1 और उसके बाद टाइप 2 सिविलाइजेशन बनना होगा। निकोलाई कार्डाशेव का अंदाजा था कि इंसान करीब 3200 सालों में टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएगा, और टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें करीब 10 लाख से भी
ज्यादा साल लगने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, जिस तरह से एक मैप हमें रास्ता तो बताता है, लेकिन हमें वहां तक कैसे जाना है वो हमारे डिसीजन पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही कार्डाशेव स्केल भी हमें सिर्फ टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने का रास्ता दिखाती है, पर हम वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये हमारी आज की डिसीजन पर निर्भर करता है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में कैसे और क्या डिसीजन लेते हैं यही हमारे फ्यूचर को डिटरमाइन करने वाला है। बाकी दोस्तों, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही हम इंसान आज कार्डाशेव स्केल पर काफी नीचे हैं, पर देखो हम इतने इंटेलिजेंट तो हो चुके हैं कि हम ये बात जानते हैं कि हम सबसे इंटेलिजेंट नहीं है, और हमें इंटेलिजेंस और प्रोग्रेस की हाईएस्ट लिमिट को टच करने में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन भी पाएंगे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पहले ही खत्म कर चुकी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।